Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे के हवाले से बात करें। तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सब PhD स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कि अपने अपने एरियाज़ में डोमेन्स में काम किया हुआ है। ख़ास तौर पे डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस नमल डॉक्टर जमील असगर जामी साहब जो हैं, उनसे इस वक्त मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि हमारे जितने औलिया कराम हैं ये सब बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे, बहुत सारी ज़बानों पे कमांड थी इन पे। ख़ास तौर पे हज़रत सुल्तान बाहू जो हैं पर्शियन से लेकर और मुख्तलिफ अरबिक एंड देन जो लोकल लैंग्वेज है वो तमाम, और उसमें उनकी किताबें और तसानीफ़ मौजूद हैं। सो ये एक हमारे सामने एक रोल मॉडल जो है। वहाँ से हम इस लेवल पे कैसे आ गए कि हमें अपनी दूसरी ज़बान जो है वो भी सीखना मुश्किल लगती है। सो इस मुश्किल को आसान कैसे किया जा सकता है? एक तो जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस जिससे हम गुज़रे हैं उसने हमारे जो है ना बखिए उधेड़ दिए, इंटेलेक्चुअली भी एकेडमिकली भी। वो तो एक हादसा हुआ। आपका जो दूसरा सवाल है ना कि इसके कैसे इस एक्सपीरियंस को आसान बनाया जाए और नौजवान नस्ल को इस तरफ राग़िब किया जाए। मेरा ख्याल एक तो आप जैसे ये प्रोग्राम कर रही हैं, आप जैसे फोरम है, या इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, एक्चुअलाइज़ करें। दूसरा, स्कूलों और कॉलेजों की सतह पे हमें रीच आउट करना चाहिए, वहाँ जाके बच्चों को बिलखसूस असातिज़ा को बताना चाहिए। जी। जब तक असातिज़ा के जहन में ये चीज़ नहीं आएगी, बच्चों के जहन में ये नहीं आएगी। आपने औलिया अल्लाह की बात की, ये बात औलिया अल्लाह तक महदूद नहीं है। आप देखें हमारे जितने शायर गुजरे हैं वो उनमें चाहे मजहबी ओरिएंटेशन थी या नहीं थी, गालिब थे, जो भी थे, वो मुख्तलिफ़ ज़बानों के ऊपर उनकी दस्तरस होती थी। और अब तो ये चीज़ तहकीक से साबित हो चुकी है कि हमारी जो दुनिया है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। किसी एक ज़ुबान से आप इसका इहाता नहीं कर सकते। देखिए अब ये मुख्तलिफ़ कैमरे लगे हैं ना, जी। आपने एक कैमरा क्यों नहीं लगाया, 3 क्यों लगाए, 4 क्यों लगाए? वजह ये है कि एक कैमरे का इहाता उतना नहीं होगा, उसका फ्रेम उतना नहीं होगा। बिल्कुल यही मिसाल ज़ुबानों की है। मसलन मारूफ बरतानवी फ़लसफ़ी है विटजेनस्टाइन, वो कहता है कि आप एक ज़ुबान सीखते हैं तो आपके सामने एक दुनिया खुलती है। आप दूसरी ज़ुबान सीखते हैं, आपके सामने दूसरी दुनिया खुलती है। आप एक ज़ुबान सीखते हैं तो आप एक ज़िंदगी जीते हैं। आप 2 ज़ुबानें सीखते हैं तो आप 2 ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं। सही। तो ये अपने आपका जो ज़हनी उफ़क़ है, जो होराइज़न है, उसमें वुसअत आती है, समझने का मौका मिलता है। देखें आज दुनिया को सबसे बड़ा जो मसला है जिस पे मैं और डॉक्टर साहब अक्सर बात करते हैं, यह है रिलेटिविज़म। एक बड़ी सकील सी इस्तिलाह शुरू हो गई कि जी आप भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, वो कल्चर ये हर इंसानियत टुकड़ों में बँट चुकी है। अलूम तर्जमा जो है या जो तराजम है वो क्या कर सकते हैं, वो शरियानों की तरह, जहाँ शरियानें पूरे बदन में इंसान को खून पहुँचाती हैं। आज ज़रूरत है कि जो गज़ा में हो रहा है उनकी बात सुनी जाए, जो सेंट्रल अफ्रीका में हो रहा है उस माँ के करब को सुना जाए। गूगल सिर्फ 134 ज़ुबानों को ट्रांसलेट करता है, वेयर दुनिया में 6000 ज़ुबानें हैं। अब 6000 में से 134 निकाल दें, बाकी ज़ुबानों को तो आपने डिजिटली बिल्कुल गीटोज़ में कन्वर्ट कर दिया है, उनको ब्लैकआउट कर दिया है उनका। मैं कहता हूँ कि आज हमारे मसाइल का सबसे बड़ा जो एक मंबा है, एक वजह है, वो बात को ना समझना, मकालमे का ना होना, और एक मल्टीलिंगुअल मल्टीनेशनल वर्ल्ड में उस वक्त तक मकालमा नहीं हो सकता जब तक आप तर्जमे को सेंटर स्टेज पे नहीं लाएंगे, उसकी अफादियत को नहीं समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हर बंदा तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता लैंग्वेज का। सो तराजम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर लोग ना एक बड़ी मशहूर मुहावरा भी, कहावत भी है ना कि पढ़ो फारसी बेचो तेल, यानी अंडरमाइन करना कि अब ये अरबिक सीखना। एक ज़माने में जबकि अरबिक टीचर्स होते थे और फिर वो निकाल दिया गया निसाब से, तो जो लोग अरबी सीख रहे थे, बोल रहे थे, उनके लिए जॉब्स ही सारी एकदम से ख़त्म हो गई कि वो कहाँ जाएंगे, अब वो जो काम कर रहे हैं उसकी कहाँ पे डिमांड है। सो ये एक इस तरह के बहुत सारे फ़ैसले या हमारे माशरे का रवैया, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने भी तो एक ऐसी लैंग्वेज में किया जिसकी बज़ाहिर जो है वो एक दीनी सिग्निफिकेंस के अलावा कोई सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आती थी। क्यों किया और क्या मुश्किलात या चैलेंजेस फेस किए? फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी ज़बान जो है पहली अरबिक है और मैंने उर्दू सीखी माशाल्लाह से, और उसके तरह ही उर्दू की मेरे साथ लग भी नहीं रही होगी कि मेरी ज़बान है। उर्दू मेरी ज़बान नहीं थी। अच्छा। हाँ, तभी तो मैं खबरें और ये सारा रेडियो इसीलिए करती थी कि मैं अरबिक करती थी। तो आप अरबिक कैसे, मतलब मेरी ज़बान अरबी है। आप पैदा वहाँ पे जी, मेरी मैट्रिक FA BA तक वहाँ से उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी से ही मैंने इसीलिए किया था, और फिर मैंने यहाँ के
इसी लिए शौक़न सीखा कि मैंने उर्दू सीखी। और उर्दू और इंग्लिश तो खैर ज़ाहिर कंपलसरी थी हमारे पास, पर वहाँ से मैंने उर्दू सीखी। तो फिर मैंने इसीलिए फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट शुरू की कि तर्जमा कैसे करना है। और इसीलिए मैंने जो 6-7 किताबें मैंने स्पेशली जो तर्जमे की थी ना, जैसे किताब जो है तर्जमा बेअल्फाज़ दीगर, और एक तर्जमाकारी, और ये ख़ासकर जो इन्होंने मेरे ईरान वालों ने 3-4 बुक्स मैंने जो तर्जमे पे लिखी थी, उन्होंने भी मेरे लिए ही एक्सेप्ट की थी, मैंने लिखी थी। और उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़रूरत है कि आपको उस चीज़ को कैसे ट्रांसलेशन कैसे करनी है। क्योंकि देखिए, अगर आपको चीज़ का समझ नहीं आएगा तो आपको समझ नहीं आ सकती। उसके लिए तभी कंपलसरी, अगर हमारे, अब मैंने भी जो आगे अब इनको यही डिमांड की है कि हमारे पास कंपलसरी जो है ना, आगे 11-12 की क्लासेस में एक छोटा सा जो बुक है जो मैंने लिखी है ना, उनको का एक्सेप्ट हो गई है कि उसका जो तर्जमा की किताबें हैं उनको जाके आपको ट्रेनिंग सिखा देंगे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे तर्जमा करते हैं। वो सिर्फ अरबिक ज़बान का नहीं, उर्दू में मैंने जो, हाँ। नहीं, लेकिन वो तर्जुमा जो है वो सिर्फ अरबी ज़बान का या हर ज़बान के तर्जुमे जो के उस ऊपर? ज़बान में होगा, क्योंकि आजकल जैसे स्कूलों में चाइनीज़, पर्शियन, फ्रेंच ये कंपलसरी होगी, तो उसके साथ आपको छोटा सा उर्दू का जो किताब जो है ना तर्जमा का, वो कम से कम उससे आपको जो सेंटेंस बनाएंगे वो उस लैंग्वेज से ही, उर्दू से फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़ करेंगे। सही, यानी आपको तर्जुमे के तरीका जो है उसके बिल्कुल, बारे ताकि में कम से कम हमारे, क्योंकि वो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ वहाँ आगे जाके उनको ट्रांसलेशन। अच्छा डॉक्टर लुमना, आपने जो एक अभी बात की है ये बड़ी इंट्रीगिंग है कि आपने अरबी से उर्दू सीखी। बिल्कुल, क्या उर्दू सीखना भी उतना ही चैलेंजिंग था आपके लिए जितना कि लोगों के लिए अरबी सीखना इसी तरह मुश्किल था उर्दू, क्योंकि ख़ासकर उर्दू में मुझे जो मुश्किलात है, जैसे अब ख़ासकर जैसे कोई चीज़ें मुअन्नस नहीं होती हैं हमारे पास। अरबी में हर चीज़ का लफ्ज़ मुअन्नस होता है। जैसे देखें, चोर चोरी हो जाएगा, डाकू, अब वहाँ पे अब डाकू का मुअन्नस नहीं होता है, हमारे पास अरबी का मुअन्नस हो जाता है। अब जैसे हमारे पास कंपलसरी यहाँ पर बहुत मुश्किलात थी, तो मैंने वही जब ख़ासकर अब जैसे मैं आके वो कहती ना तलफ़ुज़ नहीं होते हैं कि उसको चोर को चोरी, चोरन ट्रांसफ़र करें ना आप ज़रा, उसकी उर्दू क्या है। तो क्योंकि हमारे पास तो अरबी आ गया, क्योंकि अरबी के लिए हर चीज़ के लिए देखिए, खालिद खालिदा, ठीक है, ता मरबूता लगा देते हैं, वहाँ से हमारे पास कंपलसरी आपको अरबिक सीखना तभी आसान हो जाती है कि हर चीज़ का एक बेसिक आपके पास है। यहाँ पे उर्दू में हमें जो मुझे प्रॉब्लम यही आ रही थी हर चीज़ का मुअन्नस नहीं होता था। सही। तो वहाँ पे हम लोगों ने फिर यही मैंने कहा, अब हम लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर है बता उर्दू सीखना शुरू किया, तो मैंने यही कहा कि कंपलसरी भी हमारे लिए अब ये हमें सिखाते हुए लफ्ज़ को हमने कहाँ से सीखना है। बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चों के लिए डॉक्टर साहब कैसे आसान करें कि वो ये जो जब इंटरनेशनल या वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इस दुनिया में जो कि ग्लोबल वर्ल्ड है, जहाँ पे कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टूल है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, कि वो इस इक्विप्ड हो इस पावर के साथ। ज़रूरी तो नहीं कि वो सब जो है वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ ही करें, तो कैसे हम उनको ये हुनर दे सकते हैं? मैडम, ट्रांसलेशन स्टडीज़ जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक डिसिप्लिन है, इल्मी एक शुबा इल्म जिसे आप कहते हैं। अब यही हमें बताएगा कि किस चीज़ को हमने किस तरीके से दुरुस्त करना है। मिसाल के तौर पे इसका आगाज़ हमें बच्चों से ही करना चाहिए आइडियोलॉजिकली। बड़े लेवल के जो लोग हैं उनको दोबारा से ज़ुबानें नहीं सिखाई जा सकती, उनको अहमियत बताई जा सकती है। तो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये कार्टून्स और गेम्स, इनको हम कवर करते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्क्रीन ट्रांसलेशन, कि आप किस तरीके से जो डबिंग का प्रोसेस है, अगर तो हमारे पास अपने लिंग्विस्टिक्स रिसोर्सेज इतने हैं तो हम अपनी ज़ुबान में नेशनल लैंग्वेज के अंदर और अपनी जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस या इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ही कार्टून्स को और बाकी कहानियाँ जो हैं वो कार्टून्स की शक्ल में तरतीब दे के बच्चों को फराहम कर सकते हैं, जो अनकॉन्शियस लेवल पे उनको किसी न किसी तरीके से एक्वायर कर लेंगे। अब जो गेमिंग है उसको भी इसी तरीके से आप, लोकलाइजेशन एक प्रोसेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि आप टेक्नोलॉजीज़ को अपनी ज़ुबानों के अंदर एम्बेड करके किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो आस्पेक्ट है बच्चों वाला, इसमें ये बहुत ही कारगर है कि आप गेमिंग और कार्टून्स जो हैं इसके ऊपर फोकस करें। और हमें नुक्ता आगाज़ इसी को समझना चाहिए, ठीक है, कि हम अपने बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं वो उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर के अंदर ये बहुत ही आसान भी है। अगर इसको मुश्किल कहा जा रहा है ना, तो इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आसान है आज, क्योंकि उसको आप
टैब देने की या कंप्यूटर लेके देने की ज़रूरत नहीं है, वो गैजेट, वो टूल उसके पास मौजूद है। लेकिन क्या ये सिलेबस का में चेंजेस की ज़रूरत नहीं है? डॉक्टर जमील साहब, आप क्या कहेंगे? आप सब लोगों से ये एक मेरा सवाल, आप सब अपनी ओपिनियन इसमें दीजिएगा मैं डॉक्टर कि साहब से- बजाय इसके कि हम एक रूटीन की चीज़ें जी। पढ़ाई जाएं, क्यों नहीं हम ये चीज़ें जो हैं शुरू से पढ़ाना शुरू करते, जैसे डॉक्टर लुबना ने भी पॉइंट आउट किया। देखिए, मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करता हूँ, आपकी बात दुरुस्त है कि सिलेबस में तब्दीली की ज़रूरत बहरहाल है, लेकिन उससे भी बढ़कर सिलेबस में इस्लाहात की ज़रूरत है। देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि तर्जमे का अच्छा खासा मवाद हमारे क्लासेस में मौजूद है, गवर्नमेंट के स्कूलों में मौजूद है, उसको उसकी स्पिरिट के मुताबिक पढ़ाएं। जी। कहीं पे हम बच्चों को तर्जमे की अफादियत और अहमियत पे नहीं बताते। असलम स्कूल जाता है, फातिमा खाना बनाती है, बस यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये बच्चों को हम इल्ज़ाम इसलिए नहीं दे सकते कि हमारे जो असातिज़ा हैं, जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके ऊपर मैंने कुछ काम भी किया है, जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ट्रांसलेशन को एड्रेस ही नहीं करती है, वो तर्जमे को एड्रेस ही नहीं करती है, बल्कि अलमिया ये है कि हम तर्जमे को लैंग्वेज लर्निंग के एक फुट नोट के तौर पे ट्रीट करते हैं कि जैसे लैंग्वेज लर्निंग एक एक्चुअल प्रोसेस है, तर्जमा तो उसका छोटा सा हिस्सा है। हाँ जी, मैं आपने- आज की मेरी गुफ्तगू भी बार बार इस तरफ जो है वो कर रही है। जो आपने तहजीब का जिक्र किया ना, कि देखें एक तहजीब है वो एक फ़्लो की तरह होती है, जिस तरह एक होता है कि आबशार ऊपर से नीचे आती है, तो ये एक फ़्लो है, ये टॉप डाउन प्रोसेस है। आपने उस आबशार को नीचे लेके आना है, लेकिन उसके लिए आप उसका रास्ता तो हमवार करें, जो रास्ते में रुकावट है वो तो ठीक करें, जो पत्थर है, ताकि ये सारे का सारा जो सिलसिला है अलूम व फ़नून का, तरक्की का, तहजीब का, तहकीक का, जुस्तजू का, दरियाफ्त का, ये किसी किनारे तो लगे। अभी तो चीज़ें जो हैं अलर्ट अप हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, सिलेबस को रिवाइज़ भी किया जाए, लेकिन उसमें इस्लाहात की जाए और तर्जमे को उसकी रूह के मुताबिक उसमें शामिल किया जाए, तब वो उसके असरात हमारे सामने बरामद होंगे। वगरना हम पिछले कई दहाइयों से तजर्बात करते रहे हैं। इस वक्त हालत ये है कि हमारा बच्चा 14 साल एक तालीमी माहौल में रहता है और 14 साल के बाद वो ये दावा नहीं कर सकता कि किसी एक ज़ुबान के ऊपर उसकी दस्तरस, अंग्रेज़ी वो नहीं बोल सकता, उर्दू उसको आती नहीं है, पंजाबी वैसे भी जो हमारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं वो वैसे भी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, जिसमें पंजाबी सर फहरिस्त है, क्योंकि हम इसको डिसोन कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं और मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा हों, हर सतह पे हों, ताकि लोगों को एहसास पैदा हो और अरबाब इख्तियार इसके ऊपर तवज्जो दें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जैसे डॉक्टर जमील साहब ने पॉइंट आउट किया है, आइल्स देना, ग्रेजुएट्स होते हैं, प्रोफेशनल स्टडीज़ जो है वो की होती हैं, आइल्स देना मुश्किल होता है, लैंग्वेज कमांड की बात हो रही है, ट्रांसलेशंस भी उसमें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनको फहम ही नहीं हो पा रही होती। जो डॉक्टर जमील जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं, इफ़ आई एम गेटिंग इट राइट, कि आपको सेंस ही नहीं है कि वो लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो महारत ही नहीं है। तो ये चैलेंजेस आपको चाइनीज़ में भी लगता है कि स्टूडेंट्स अब जब सीखते हैं या आते हैं सीखने के लिए, तो उनका माइंडसेट क्या होता है? वो क्या माइंडसेट है जिसके साथ किसी ज़बान को या उसको सीखने को या ट्रांसलेशन को अप्रोच करना चाहिए? अभी फ़िलहाल तो हमारे बच्चे जो एक सोच लेके आ रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ को देख के आ रहे हैं। हाँ जी, मतलब जब कि हमने नौकरी मिलेगी, हाँ इससे नौकरी मिलेगी, इस तरह का वीज़ा सिलसिला लग होगा, जाएगा, इस पे काम भी फलां चल मुल्क रहा है, जाना है तो स्कॉलरशिप हम मिल जर्मनी जाएगी। सीख लें। तो उसी तनाजुर में एक सिलसिला बन चुका है, जिस तरह आइल्स है हमारा, एक होता है एग्ज़ाम HSK होता है। HSK में बच्चा इस तरह है कि वो ठीक है, वो पास करने के बाद निकल जाता है, लेकिन उसको लैंग्वेज के जो कंसेप्ट है ना उस तरह का कि आप लैंग्वेज को ख़ुद बना लेते हैं। आज हमें उर्दू आती है, हम मेरा लैंग्वेज के पीछे दिमाग है, मैं बोली जा रहा हूँ। इंग्लिश आती है, मैं पीछे बस बोली जा रहा हूँ, जो भी मेरे दिमाग खुद ऑटोमेटिकली एक खुदकार सिस्टम है और वो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन चाइनीज़ में चूँकि तस्वीरें हैं ना, तो वो तस्वीरें उस HSK में आपको जस्ट वो अलिफ बातासा की सूरत में जो ABC की साउंड्स हैं, जिसे हम फिनियन बोलते हैं, उस सूरत में तो हम सिखा सकते हैं, वो बोलना होता है। लेकिन अब बोलने में सिर्फ ये है ना, फ़र्ज़ करें मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ, खा बोलता हूँ, HA खा बोलता हूँ, उसके ऊपर फर्स्ट टोन है, फर्स्ट टोन में अल्लाह वालम कितनी तस्वीरें होंगी, वो जो करैक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं वो कितनी तस्वीरें होंगी। अब आपको जो आता है आता है। अब फ़र्ज़ करें इस तरह मैं ये कहता हूँ कि एक उनमें से करैक्टर्स, फ़र्ज़ करें आपका नाम है, मेरा नाम है साजिद है। अब साजिद लिखने में पढ़ने में अल्फ़ाबेटिक तो ओके, नो प्रॉब्लम, सारी दुनिया के लोग ऐसे ही स्पेल आउट करेंगे। लेकिन अब चाइनीज़ में ये है ना कि मैं एक पिक्चर के साथ मौजूद हूँ, अपनी ख़ास पिक्चर के साथ हूँ, इसी तरह दूसरा साजिद होगा, वो अपनी पिक्चर के साथ मौजूद होगा, उसको उस तरह बनाना है। तो उस सूरत में HSK में तो वो फिर सिर्फ स्पोकन के लिहाज तक ठीक हो सकता है, लेकिन राइटिंग में जो बाकी स्किल्स हैं ना, राइटिंग है, रीडिंग है या इस तरह की, वो फिर कम हो जाती हैं उसमें वो एक्सपर्टीज़ उन बच्चों को नहीं आती। यही सवाल अगर मैं आपसे करूं डॉक्टर जमील साहब, आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस के,
کہ کیا غلطی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے جو لینگویج لرننگ ہے اس میں وہ اسکل یا مہارت نہیں آ پاتی جو کہ ہونی چاہیے؟ یہ بھی ایک نا بڑا المیہ ہے. ہم زبان لینگویج ٹیچنگ جو زبان سکھانے کا ہے ہم اس کو ایک مضمون کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح فزکس ہے، جس طرح کیمسٹری ہے، جس طرح جغرافیہ ہے. دیکھیں دونوں میں نا بنیادی فرق ہے. فزکس میں یہ ہے استاد آیا اس نے کہا جی نیوٹن کا پہلا قانون ہے، اب اس کے بعد بچے نے مشق کرنی ہے، سمجھنا ہے، اس کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن لینگویج لرننگ میں یہ نہیں ہے کہ استاد آیا اور اس نے قانون بتا دیا، نہیں، بلکہ آپ نے اس کی پوری ہیبٹ فارمیشن کرنی ہے، جو کہ ہماری بڑے بڑے جو لینگویج ٹیچنگ کے نظریات ہیں. ہمارے ہاں آپ اسکولوں میں جائیے، کسی انگریزی پڑھانے والے استاد سے ایک بنیادی سوال کریں کہ آپ کے نزدیک لینگویج ٹیچنگ کیا ہے، یہ سوال آپ پوچھیے اور آپ کو مایوسی ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا لینگویج ٹیچنگ کیا ہے؟ بالکل ایک روبوٹ کی طرح کلاس میں جانا، ایک قانون لکھنا، رول لکھنا، نیچے چند مثالیں لکھنی، پھر بچوں سے مشق کرا لینی. اچھا یہ وہ طریقے ہیں جو ہم نے یہاں پہ کیے ہیں. حل کیا ہے؟ بڑی قوموں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں، ان میتھڈز کو ریوائز کیا ہے، ان کے اوپر نئے نئے طریقے استعمال ہوئے جن میں ٹیکنالوجی بھی شامل ہے. ہم ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن یقین جانیے اگر استاد کا ذہن تخلیقی ہے تو وہ ایک چاک اور بلیک بورڈ تختہ سیاہ کے ساتھ بھی ٹیکنالوجی کی کمی پوری کر سکتا ہے، وہ ایسی ایکٹیویٹیز دے سکتا ہے. ہم نے نمل میں کیا کیا؟ ہم نے پاکستان میں ایک بڑا ریولوشنری انیشیٹو شروع کیا ہے جو کہ حال ہی میں ہم نے اس کا آغاز کیا. ہم نے 22 زبانوں کو، دنیا کی بلکہ 26 زبانوں کو آن لائن ہم نے اس کی ٹیچنگ شروع کر دی ہے. اچھا، پاکستان میں کب سے؟ تقریباً یہ ہمارا اب دوسرا سیمسٹر ہے، دوسرا تیسرا سیمسٹر ہے. اچھا، اس وقت ہم دنیا کی 26 زبانیں آل اوور دا ورلڈ آن لائن سکھا رہے ہیں، اور انتہائی معقول فیس کے اوپر، بالکل واجبی سی فی ہے جو ہم دے رہے ہیں. اچھا اب آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے پاس جو بچہ آن لائن چائنیز سیکھ رہا ہے یا جرمن سیکھ رہا ہے وہ ہمیں فیڈ بیک دیتا ہے کہ یہی زبان میں نے 6 روڈ پہ ان پرسن سیکھی تھی اور مجھے وہ افادہ نہیں ہوا تھا جو میں نے آن لائن 8 ہفتے کا کورس اور 16 ہفتے کا، ہمارے 2 ہی کیٹیگریز ہیں. 8 ہفتے میں نے جو پروفیشنسی کریٹ کی ہے یہ میں نے ان پرسن نہیں کی تھی. تو وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آن لائن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہم لینگویج ٹیچنگ کو ایک مضمون کے طور پہ نہیں لیتے بلکہ ایک بنیادی انسانی ذہنی مہارت کے طور پہ لیتے ہیں. آپ بچے کو چیلنج کریں، جس طرح وہ ایک بڑے بڑے نام لینے کا تو ظاہر اس پروگرام متحمل نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ان پٹ ہائپوتھیسس ہے کہ ایک ہے نا کہ آپ تھوڑا سا مشکل چیلنج دیں، بچہ اس چیلنج کو اچیو کرتا ہے، اس کو اور مشکل بنائیں، بچہ اس کو بھی اچیو کرے گا، اور مشکل بناتے جائیں بچہ اس کو کہتے ہیں ان پٹ ہائپوتھیسس. اچھا ہمارے ہاں ان پٹ ہائپوتھیسس کا تصور نہیں ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ فلانا ٹینس، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، ایک لائن میں ایک قطار میں ہم چلتے جاتے ہیں اور بچہ استاد کی انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے. چیلنج کہاں پہ ہے؟ انیشیٹو کہاں پہ ہے؟ ایکشن کہاں پہ ہے آن دا پارٹ آف دا اسٹوڈنٹس؟ وہ ایبسنٹ ہے، وہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی اورینٹیشن کو چینج نہیں کریں گے، استاد اپنے سوچنے کا زاویہ نہیں بدلے گا، ہم اسی دائروی حرکت کے اندر چلتے رہیں گے اور نتائج آپ کے سامنے ہیں. مایوسی کی بات نہیں، الحمدللہ ہم نے بہت کچھ گین بھی کیا ہے. ہمارے اپنے مسائل ہیں. مڈل کلاس بچہ ہے، وہ اسکول آتا ہے، وہ 10 کلومیٹر بس پہ آتا ہے، 2 کلومیٹر پیدل چلتا ہے. تو یہ ہمارے سارے پریگمیٹک کنسرنز ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنی اورینٹیشن کو ری تھنک کر لیں، ری وزٹ کر لیں، تو میرا خیال ہے ہم بہت بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف لینگویجز، جو ٹرانسلیشن اسٹڈیز جو ہیں وہ ہمیں جس کی طرف لے کے جاتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے فرد کی زندگی میں اور دین قوم کی زندگی میں؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ میڈم یہ کسی نہ کسی طریقے سے تو یہ کمیونیکیشن گیپ کی طرف لیڈ کرتی ہے یہ چیز. یہ اگر زبان کے اوپر دسترس ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے. میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ حالت ترجمہ میں ہی رہتا ہے کہ جس وقت اس نے اگر ایک زبان ہے تو بھی حالت ترجمہ میں کہ جو کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وی لک ایٹ دا ورلڈ اراؤنڈ اس تو ہم نے اس دنیا کے ترجمے کو لفظ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے قید کرنا اور معنی بنانا ہے. وہ تو رہتا ہی ہے. اب پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ نے ایک کوڈ، ایک لفظ اور شے کے درمیان رشتہ بنا کے میننگ کریٹ کر لیا نا، یہ تو ایک لفظ
का मानी है एक कल्चर के अंदर। मामला कहाँ ख़राब होता है कि जब एक कल्चर के अंदर बना हुआ मानी आपने ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे कल्चर के अंदर बनी हुई ज़ुबान के अल्फाज में, तो वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उस लफ्ज़ की जो सिग्निफिकेशंस हैं, उसकी जो मानवियत है वो मुख्तलिफ होगी। जैसे अभी आप मफहूम की बात कर रही थी, तो उसके मफाहीम जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब ये इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन की तरफ चला जाएगा, तो इसमें दो ज़ुबानों के ऊपर अच्छी दस्तरस होना जो है वो उस कम्युनिकेशन गैप को कम कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये आम हमारे यहाँ जैसे बाइलिंगुअलिज्म है या मल्टीलिंगुअलिज्म है, पंजाबी, उर्दू या दूसरी ऐसी ज़ुबान जिसमें मैं समझ सकता हूँ या मेरे घर में बोली जाती है या मुआशरे में, उसमें तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती। प्रॉब्लम आएगी ऐसी अननोन लैंग्वेज के अंदर जब आप उसमें तर्जमा करने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फिर हमें इल्म के तौर पे इसको सीखने की ज़रूरत होती है कि ज़ुबान जो है ये एक बुनियादी तौर पे पूरा एक डिस्कोर्स ऑफ यूनिवर्स है। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए ना, ज़बान में एक लहजा भी होता है। मुझे नहीं पता आप लोगों की ट्रांसलेशन में और ट्रांसलेशन स्टडीज़ में ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारी कम्युनिकेशन में लफ्ज़ जो हैं, बाज़ लफ्ज़ जो हैं बाज़ कैफियत या लहजों की या फीलिंग्स की अक्कासी करते हैं। वो फीलिंग्स का हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में उस तरह से ना हो। इन चैलेंजेस को आप कैसे देखते हैं कि ये सारी मामलात भी हैंडल हों, और आप देखने वालों को भी क्या बताएंगे कि इस पे कैसे गौर करें? मैडम, ये तो बुनियादी तौर पे आपने जब मीनिंग मेकिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है तो आपको पता चलना है कि असल में इसके मीनिंग क्या है। एक जिसकी तरफ साजिद साहब अभी इशारा कर रहे थे कि एक करैक्टर है और उस करैक्टर के साथ मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, इसी तरह से हर लफ्ज़ जो है वो एक मफहूम लेके आ रहा है, यानी कि एक तस्वीर है उसकी, और मल्टीपल वो तस्वीरें या पिक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आपने उनमें से किसी एक को ऑप्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंसाइक्लोपीडिक और सोशल नॉलेज कितना है उस ज़ुबान के हवाले से। तो वो बुनियादी तौर पे तो हमें वो उस कल्चर से ही मिलता है। तो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को भी लैंग्वेज के साथ साथ सीखना ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये शोबा जिसकी तरफ मैं बार बार जिसको रेपिटेटिवली आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हमने अभी इस हवाले से डिग्री स्टार्ट की, और पाकिस्तान इस हवाले से मेरा ख्याल है कि कुछ मुल्कों से शायद आफ्टर अ डेकेड आगे भी चला जाए। मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान में 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जामियात हैं जो उलूम तर्जुमा के अंदर डिग्रीज दे रही हैं, जिसमें लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी, यानी जो डिग्री होल्डर्स हैं उनकी खपत कहाँ पे होगी, एंड क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके पास? इसके लिए हमें कुछ ममालिक की एग्जांपल्स रहनुमाई फराहम कर सकती हैं, जिसमें जापान जो है उसकी जदीद जापान होने में ट्रांसलेशन स्टडीज़ और तर्जुमा का अहम किरदार है। चाइना तो है ही, टर्की इसमें बहुत आगे है तर्जुमा के हवाले से। आप देखेंगे उनसे बढ़ के जो है वो कनाडा है, जो बाइलिंगुअलिज्म के ऊपर ही बेस करता है, जिसमें ट्रांसलेटर्स की तादाद जो है वो 22,000 से ज़्यादा है, जिसमें अगर आप एक इवन के विजिटिंग कार्ड है तो जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स हैं उनमें आप किसी एक ज़ुबान के अंदर विजिटिंग कार्ड भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्राइम है। तो आप देखेंगे कि ये 22,000 उधर हैं। जापान के तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं इसको कह सकता, तो तकरीबन हर 10वां आदमी जो है वो ट्रांसलेटर नजर आएगा। अरब ममालिक के अंदर भी इसी तरह से 8 से 50 साल पहले से अरबी ट्रांसलेशन का उन्होंने मतलब स्टार्ट किया था उस वक़्त। तो अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अब चले BS ट्रांसलेशन शुरू हुआ है। उससे अगर मिस्र, इमारात, कतर, सऊदीया में, रियाज में जहाँ पर है, उसको भी तकरीबन BA अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले जो इशारा कर दिया था, किताबें अपने आबा की, ये इल्म अदब के मोती किताबें, मगर वो इल्म की मोती किताबें अपने आबा की, ये देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपाही। ये रेनेसांस पीरियड की बात हो रही है, बिल्कुल, जब हमारी तमाम कुतुब के तराजुम से वहाँ पर जराही सीखी गई, वहाँ पे टेक्नोलॉजी, वो सारा जो ट्रांसफर ऑफ यूरोप नॉलेज की नशत सानिया जो हुई है वो बैतुल हिकमा से हुई है, जो मुसलमानों ने जिसकी बुनियाद रखी थी, उसकी बुनियाद दुनिया में जहाँ नशात सानिया हुई है, जहाँ इनकलाब आया है, उसकी बुनियाद में तराजुम थे। क्योंकि देखिए जब उस ज़माने में भी जब वो था तो उसने आज से कितने 100 साल पहले भी जब वो थे तो उस वक़्त सिर्फ पूरी दुनिया में अरबी था, तो उस वक़्त उन्होंने स्टार्ट किया था तालीम और तदरीस, याद है? अच्छा, लेकिन आप देखिए कि हलाकू खान की जो तबाही है उसको ये नहीं, इतनी बड़ी तबाही ये नहीं थी कि उसने सरों के मीनार बना दिए थे, बड़ी तबाही ये थी कि उसने किताबों को जला दिया, उसने सारा कुछ वो जाके बहला दिया था समुद्रों में, इवन के वो सारा रेड कलर का था। जी बिल्कुल। तो अच्छा, ये नशात सानिया का जब एक हमारे सामने एक मौजूद है कोर्स,
تو ہم اس نشاط ثانیہ تو نہیں لیکن ہم اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کر پا رہے. لیٹس تھوڑا سا ٹاک اباؤٹ اٹ ایز ویل, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.